इंस्पेक्टर राठौर अपनी टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर की खबर पर पड़ी कि एक 28 साल की लड़की अपने घर से बाहर निकली लेकिन वापस अपने घर नहीं आई और 2 महीने में ये खबर दूसरी बार छपी थी। तभी कामिनी भी अखबार लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आई और उन्हें वही खबर दिखाने लगी। सर, ये खबर पढ़िए सर। मैं भी वही देख रहा था कामिनी। और सिर्फ यही नहीं, पिछले 6 महीने में 6 लड़कियां अलग अलग शहरों से अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई और ना ही उनकी डेड बॉडी मिली। ये राज क्या हो सकता है कामिनी, पता लगाना पड़ेगा। सर, ये तो कोई भूत जैसा लागत है। आप खुद ये सोचो ना, इतनी लड़कियां गायब हुई और किसी को कोई खबर ही नहीं। सर, एक इंफॉर्मेशन मिली है, शायद इससे हमारी कोई मदद हो सकती है। राठौर ने लैपटॉप में सारी डिटेल्स देखी। मदद तो होगी इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन यह कातिल बहुत ही शातिर है, इसीलिए हमें भी इस बार अलग चाल चलनी होगी। मतलब सर, आप क्या करने की सोच रहे हैं? कामिनी, इस कातिल ने 6 लड़कियां गायब की हैं और ताजुब की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं, वो सब अनाथ थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उन सभी लड़कियों की लिस्ट फिर से चेक की और उनकी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन भी निकाली। उससे उन्हें एक क्लू मिला जो शायद उन्हें असली गुनहगार तक पहुंचा सकता है। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक काली गुफा में एक तांत्रिक महायज्ञ कर रहा था। उसके सामने एक दुल्हन की तरह गुड़िया थी और एक गुड्डा था। सभी गुड़ियों को नींबू से बांधा था और बाजू में तन्वी और आकाश को रस्सी से बांध रखा था। बस एक और बलि, फिर सारी शक्तियों का मैं अधिपति बन जाऊंगा। कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। थोड़ी ही देर में दोनों को होश आता है। मुझे जाने दो, मुझे क्यों बांध कर रखा है? मुझे भी जाने दो, हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। चुप रहो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, समझे? 3 हफ्ते पहले तन्वी और आकाश मंगेतर थे। तन्वी 3 हफ्ते से आकाश के साथ रिलेशनशिप में थी। उनकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी और तन्वी की अच्छी बातों की वजह से उसने तन्वी को शादी के लिए प्रपोज भी किया और तन्वी ने भी हाँ कर दी थी। तन्वी एक टीचर थी और आकाश एक अकाउंटेंट। तन्वी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए आकाश तन्वी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तन्वी को अपने घर लेकर आया था। आकाश, तुम्हारा टिफिन रेडी है, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, बाय। तन्वी के स्कूल जाने के बाद आकाश भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन तन्वी ने आकाश से कहीं बाहर जाकर घूमने की बात कही। आकाश, कितने दिन हो गए हमें एक साथ रहते हुए, लेकिन तुम एक बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। चलो ना, कहीं बाहर जाकर आते हैं। जाना तो मैं भी चाहता हूँ तन्वी, लेकिन तुम देख रही हो ना ऑफिस के काम का कितना प्रेशर है। बताओ कैसे टाइम निकालूं? तुमने मुझे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कभी नहीं मिलवाया। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं पता है। तन्वी, तुम तो जानती हो ना, कुछ रिश्तेदार रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बैठे रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बीच आए, इसीलिए सबको डायरेक्टली हमारी शादी में इनवाइट करेंगे, ओके? और रही बात घूमने जाने की, तो इस महीने के लास्ट वीक पक्का जाएंगे, ओके? ओके। कुछ दिनों बाद आकाश तन्वी को घुमाने लेकर गया। बारिश का मौसम था। तन्वी और आकाश अपनी गाड़ी में एक जंगल की ओर जा रहे थे। आकाश, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आओगी। मतलब ये कि वो जगह इतनी खूबसूरत है कि तुम वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहोगी। कामिनी, कुछ पता चला? हाँ सर, हमें अभी निकलना होगा सर। आकाश तन्वी को एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर गया, जो कि एक जंगल में थी। आसपास झरने, चारों ओर हरियाली।
आकाश ने नदी के किनारे एक टेंट लगाया जहां वो आराम कर सके। तन्वी ने वहां बहुत एंजॉय किया। थोड़ी देर बाद टेंट में आराम करने के बाद तकरीबन 11 बजे आकाश ने तन्वी को उठाया और बाहर चलने की जिद करने लगा। तन्वी को इतनी रात में बाहर जाने से डर लग रहा था, लेकिन आकाश जबरदस्ती उसे लेकर गया। जंगल में चलते चलते आकाश तन्वी को एक गुफा में लेकर गया। गुफा के अंदर जाते ही किसी ने तन्वी और आकाश के सिर पर पीछे से वार किया, जिससे दोनों बेहोश हो गए। फिर उन्हें उठाकर एक जगह रखा गया। तांत्रिक बाबा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो एक ही है ना? एक है मतलब? तुम जानते हो इसे? ये सब तुमने किया है आकाश? हाँ, ये सब इसने ही किया है। और तुम्हें ही नहीं, इससे पहले 6 लड़कियों को वो इसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ मेरे पास लाया है, बलि देने के लिए। ये सच कह रहा है तन्वी, लेकिन इस बार इसने मुझे ही धोखा दे दिया है। इस कार्य में 8वीं बलि एक आदमी की देनी होती है, और तुमसे बेहतर कौन होगा मेरे बलि के लिए? ऐसा कहकर तांत्रिक अपनी पूजा करने लगा। तन्वी और आकाश दोनों अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तांत्रिक का यज्ञ पूरा हुआ। उसने बाजू में रखी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर मंत्र के जाप किए। उसके बाद वो तन्वी को मारने ही वाला था कि पीछे से एक गोली चली और तांत्रिक के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। पीछे जब देखा तो इंस्पेक्टर राठौर अपनी टीम कामिनी और लालू पटेल के साथ वहां आए थे। कौन सही है और कौन गलत, यह पुलिस स्टेशन में जाकर पता चलेगा। इंस्पेक्टर राठौर तांत्रिक और आकाश को पुलिस स्टेशन लेकर गए। अब सब कुछ सच सच बताओ, क्यों किया ये सब? नहीं तो ऐसी हालत करूंगा कि आईने में खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। मैं कई सालों से एक यज्ञ कर रहा था, एक महाशक्ति पाने के लिए, लेकिन हमेशा मेरे हाथ निराशा ही लगी। फिर मुझे पता चला कि इस यज्ञ के लिए 8 नर बलि देनी होती है, जिसमें 7 लड़कियां और एक लड़का होना चाहिए। तांत्रिक ने बताया कि उसे बलि तो देनी थी, लेकिन यज्ञ के दौरान वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकता था। इसीलिए उसे ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे लड़कियां लाकर दे सके। फिर एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश से बात करने के बाद उसे पता चला कि आकाश को पैसों का मोह है। इसीलिए उसने आकाश को पैसों का लालच दिया और लड़कियों को लाने के लिए कहा। और पैसों के लालच में मैं भी तैयार हो गया। लेकिन एक बात हमको समझ नहीं आई साहब, कि आपको कैसे पता चला कि ये सब उसी गुफा में हो रहा है? वो तो इस शहर से काफी दूर है। इस काम में हमारी एक स्पेशल इंसान ने बहुत मदद की है। वो कौन सर? अपने सामने तन्वी को देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तन्वी, तुम? हाँ, मैं क्राइम स्पेशलिस्ट तन्वी कुमार। तुम्हें क्या लगा प्लानिंग सिर्फ तुम कर सकते हो? तुम्हें और तुम्हारे साथी को पकड़ने के लिए हमने ये प्लान किया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ सर? हमका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पानी सर के ऊपर से जा रहा है सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब उन 6 लड़कियों की लिस्ट उन्होंने देखी और सोशल मीडिया पर जब उनके बारे में सर्च किया तो पता चला कि उन सभी लड़कियों का एक कॉमन फ्रेंड है और एक लड़की के मरने के बाद उसने दूसरे को रिक्वेस्ट भेजी है। और हर महीने ऐसा ही होता है। फेसबुक पर लड़कियों से बात करना, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना, ये आकाश का काम था। इसीलिए इंस्पेक्टर राठौर ने तन्वी को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। और प्लानिंग के मुताबिक तन्वी ने एक फेक प्रोफाइल बनाकर पहले आकाश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर हर बात पर हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन तन्वी हर पल की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर राठौर को देती थी। आकाश ने घूमने जाने की बात की तो इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अब इस प्लानिंग का आखिरी दांव शुरू हो गया है। इसलिए तन्वी ने पहले ही इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी, जिसके जरिए वो गुफा तक पहुंचे। लेकिन तुम्हारा जवाब नहीं राठौर। क्या प्लानिंग की है तुमने? हाँ सर, आप तो कमाल के हो। बस बस, इतनी भी तारीफ मत करो। अपना तो
ऐसा ही है। सर, एक आदमी आया है, अपना नाम श्यामलाल बता रहा है। उसे चोरी की रिपोर्ट लिखवानी है। तो फिर लिख लीजिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सर, लिख तो लूं, पर यह आदमी आपसे ही मिलकर रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। ठीक है, बुलाओ उसे। आ जाइए। नमस्ते सर, मैं श्यामलाल, वो लाल चौक पर कपड़े की दुकान है मेरी। जी, क्या चोरी हो गया है आपका? सर, कंगन चोरी हो गई है। और कुछ भी चोरी हुआ है क्या उसके साथ? नहीं सर, बस कंगन ही चोरी हुआ है। कंगन सोने का है या चांदी का? पीतल का सर। यहाँ मजाक चल रहा है क्या श्यामलाल जी? जो पीतल के कंगन की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आ गए? फालतू की चीजें ढूंढने का काम रह गया है क्या हमारे पास? मैडम, वो कंगन आपके लिए फालतू हो सकता है, मगर मेरे लिए नहीं। वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उस कंगन से मेरी यादें, मेरे जज्बात जुड़े हैं। फालतू नहीं है वो। श्यामलाल जी, कामिनी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उन्हें पता नहीं था कि उस कंगन के साथ आपकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। सर, एक समय था जब हमारे पास खाने के लिए कुछ पैसा नहीं था, तो माँ ने उस कंगन को गिरवी रखकर हमारा पेट भरा था। फिर मैंने पैसा इकट्ठा करके उसे वापस छुड़ाया था। वो कंगन मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। मैं जानता था पीतल का कंगन के लिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा, इसलिए मैंने आपसे मिलने की जिद की थी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कंगन आपको मिल जाए, पर सवाल ये है कि चोर ने सिर्फ पीतल का कंगन ही क्यों चुराया? क्या पता सर, ये तो चोर ही बता सकता है। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। एड्रेस लिख लीजिए। सर, ये आदमी तो मुझे फ्रॉड लग रहा है। पुलिस वालों से इसकी कोई ज्यादती दुश्मनी होगी, इसलिए हमें फालतू के कामों में उलझा रहा है ये। पीतल का गहना कोई भी गिरवी नहीं रखता सर। आपकी बात में दम तो है कामिनी जी, पर श्यामलाल की आंखों में भी सच्चाई दिख रही थी। एक कप चाय पीकर चलते हैं उसके घर। सर, चोर ने पूरा घर इत्मीनान से खंगाला है। श्यामलाल जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं सर, बीवी बच्चों को लेकर मायके गई है। कंगन की कोई फोटो तो होगी आपके पास? जी नहीं सर। सर, मुझे तो लगता है ये श्यामलाल कुछ तो छुपा रहा है, नहीं तो मामूली सी कंगन को कोई भला क्यों चुराएगा? मुझे भी यही लगता है। आखिर कोई पीतल का कंगन क्यों चुराएगा? सर, मैं तो कहती हूँ श्यामलाल को लाकर अपने राम प्यारी का स्वाद चखाते हैं, सब सच बाहर आ जाएगा। कामिनी जी, कानून के दायरे में रहकर काम करना है, उसे हाथ में लेकर नहीं। सॉरी सर। बुलाइए फिर श्यामलाल को। नमस्ते सर, कंगन मिल गया क्या? अभी तक तो नहीं श्यामलाल जी, लेकिन आपने बताया था कि एक बार आपकी माँ ने कंगन गिरवी रखा था। कहाँ रखा था गिरवी? गुप्ता ज्वेलर्स के पास रखा था। मेरी दुकान के साथ ही उनकी दुकान है। वो आज भी गल्ले पर बैठे हैं। बताइए साहब, क्या दिखाऊं? गुप्ता जी को बुलाओ। सर, मैं ही गुप्ता हूँ, बोलिए। हाँ, तू गुप्ता है क्योंकि तेरे पिताजी गुप्ता हैं, समझा? उनको बुलाओ। जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप ये आपके साथ वाली दुकान वाले श्यामलाल जी को जानते हैं क्या? उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को भी अच्छे से जानता हूँ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस एक इंक्वायरी करनी थी। उनकी माँ ने आपके पास कभी कोई पीतल का कंगन गिरवी रखा था क्या? जी रखा था। बेचारी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत विश्वास था उसे मुझ पर।
मैंने कहा भी था कि भाभी पैसे ले जाइए, कंगन रखने की कोई जरूरत नहीं, पर वो खुददार औरत थी। भगवान ऐसे लोग कम ही बनाता है। श्यामलाल ही वो कंगन मुझसे छुड़ा कर ले गया था। उसकी जगह कोई अनजान होता तो मैं पीतल का कंगन कभी गिरवी नहीं रखता। पर इतनी पुरानी बात आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल उनका वो कंगन चोरी हो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। पीतल का कंगन चुनाकर किसी को क्या हासिल होगा? वही तो हम भी सोच रहे हैं राम भजन जी। पता नहीं ऐसा क्या खास है उस कंगन में जो चोर ने वही चुराया। लगता है चोर कोई नशेड़ी होगा इंस्पेक्टर, जो सोने के धोखे में पीतल ले गया। ठीक है सर, थैंक यू। जरूरत पड़ेगी तो फिर आऊंगा। जी आप ही की दुकान है इंस्पेक्टर। आई थिंक राम भजन जी सही कह रहे हैं। कोई चोर पीतल का सोना समझकर ही ले गया है। मुझे नहीं लगता सर। चोर बहुत शातिर होते हैं, एक नजर में ही बता देते हैं कि गहना सोने का है या पीतल का। पर अब आगे क्या करना है सर? कंगन की चोरी हुई है तो चोरों से ही पूछते हैं। सर आपने तो लगभग शहर के सारे चोरों को पकड़कर हवालात में डाल दिया। कंगन चोर का पता तो करना होगा ना। माँ की यादों का सवाल है कामिनी जी। तुम में से कौन है जिसने कुंज विहार के श्यामलाल जी के घर के कंगन चुराया है? जल्दी बोलो, वरना एक एक को इतना तोड़ूंगा कि कोई जोड़ नहीं पाएगा। साहब हम लोगों में से किसी ने चोरी नहीं की। वो एरिया भीड़ नगर के भीमा का अंडर का है। वो नया है, हम उसे शक्ल से नहीं जानते। क्या कामिनी जी, पूरा शहर उठा लाए और जिसे लाना था उसे ही नहीं लाए। सॉरी सर। खैर कहाँ मिलेगा ये बीमा? अबे तू मन ने भिखारी समझता है क्या? कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? मेरे पास करोड़ों रुपए आने वाला है। जानता है कैसे? वो अपना कुंज बिहार वाला श्यामलाल है ना, सुना है उसके घर में एक कंगन है पीतल का। वो एंटीक पीस है भाया, जिसकी विदेश में करोड़ों की कीमत है। मैं उसे उड़ाकर करोड़पति बन जाऊंगा। कामिनी जी तुम बाकियों पर नजर रखो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। बस कर भीमा, इसी कंगन की तलाश थी। साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक पीतल का कंगन है भीमा, बता तूने इसे क्यों चुराया? साहब गया तो मैं बहुत सारा माल बटोरने था, पर इस कंगन के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। उस वक्त तो सोने का लग रहा था, इसलिए मैं इसे ले आया। लेकिन सुबह तक मुझे पता चल गया था कि ये कंगन पीतल का है, इसलिए साइड में पटक दिया था। और जब तूने सुना कि वो कंगन मामूली नहीं बल्कि करोड़ों का है तो तू उसे लेने आ गया। लालच ने तुझे फंसा दिया भीमा। अच्छा एक बात बता, चोरी करते वक्त तूने दारू पी रखी थी क्या? हाँ साहब थोड़ी ज्यादा पी रखी थी। तू थोड़ा सच्चा और थोड़ा लुच्चा है। कुछ दिन निकाल अब इस मेहमान खाने में। राम भजन ने सही गैस किया था कि चोर शराबी होगा जो पीतल को सोना समझकर ले गया होगा। बुजुर्ग आदमी के पास जिंदगी का तजुर्बा होता है कामिनी जी, उन्हें थोड़ा सीरियस लिया कीजिए। तजुर्बे का तो पता नहीं सर, लेकिन आपने जिस प्यार से एक बेटे के लिए उसकी माँ के पीतल के कंगन ढूंढे हैं ना, उसके लिए सैल्यूट है आपको। आपकी जगह अगर मैं होती तो ये केस कभी नहीं लेती। श्यामलाल जी को बुलाओ। कभी सोचा भी नहीं था कि बाबूजी की इतनी दर्दनाक मौत होगी। इतना कहा कि अंकल की उम्र हो गई है, गाड़ी मत चलाया कीजिए, लेकिन बेकार की बातें मत सोचिए भैया। अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो इंस्पेक्टर इतनी इंक्वायरी नहीं करता। थोड़ा सब्र कीजिए। इंस्पेक्टर आपने इंस्पेक्शन कर लिया है? इज इट नॉर्मल एक्सीडेंट या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है या नहीं ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि कार की ब्रेक लाइन टूटी हुई है और इसी वजह से आपके पिताजी दयानंद जी का एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है।
मारा गया है दादाजी को। 2 दिन पहले ही तो गाड़ी सर्विस होकर आई थी, ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो सकते हैं? दीक्षा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर, ये मेरी बेटी दीक्षा है। ये अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कुछ भी बोल रही है। आप इसकी बातों पर। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। दादाजी की कार 2 दिन पहले ही सर्विस होकर आई है, सब परफेक्ट था। बिलीव मी, उनका खून हुआ है। लेकिन किसने किया होगा तुम्हारे दादाजी का खून? मुझे पता होता तो मैं कातिल को साथ ही लाती, उसे ढूंढ। दीक्षा, सदमा लगा है इसे, आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जाइए। क्या लगता है सर, दीक्षा सच बोल रही है या एक महज नॉर्मल एक्सीडेंट है? आप सवाल कम काम ज्यादा कीजिए। विक्टिम के तीनों बेटे की जन्म कुंडली लेकर आइए मेरे पास। क्या पता चला? सर वो तो बता देती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि आपने एक्सीडेंट स्पॉट पर मुझसे इतना रूडली बात क्यों किया? आप तो ऐसे कभी नहीं करते। वहाँ मुझे प्रेशर लग गया था कामिनी जी। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब देने रुकता तो मामला खराब हो जाता, पैंट गीली और पीली दोनों हो जाती, इसलिए छोटी बात करके निकल गया। अब जल्दी बताओ, क्या कहती है सबकी जन्म कुंडली? जी सर, दयानंद जी का कपड़ों का कारोबार है, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से 2-3 सालों से अपने धंधे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उनके बेटों ने धंधे की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ऐसा होते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। रतन, सुरेश और मेहुल धंधे को बराबर संभाल नहीं पा रहे थे। वो दूसरा धंधा करना चाहते थे, लेकिन दयानंद जी ने इसकी परमिशन नहीं दी। बेटों के फोर्स करने पर दयानंद जी ने उन्हें अपने बिजनेस और जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे दी थी, जिससे तीनों बच्चे गुस्से में थे। मोटिव है सर। राइट, लेकिन मुद्दा यह है कि तीनों ने मिलकर अपने बाप को मारा है या किसी एक ने मौका देखकर चौका मारा है। इंस्पेक्टर, आप तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, मगर ये रास्ता तो आपके पुलिस स्टेशन को नहीं जाता। बड़ी जल्दी है आपको पुलिस स्टेशन जाने की। इंस्पेक्टर, पागल हो गए हो क्या? धीरे करो गाड़ी। नहीं कर सकता, ब्रेक फेल हो गए हैं। मर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। बच तो गए, लेकिन ये ब्रेक अचानक फेल कैसे हो गए? हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद भी जिंदा हो इंस्पेक्टर। इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बात की खुशी तो मना लो। काश पापा की गाड़ी चट्टान से टकराने की वजह ऐसे ही किसी रेत के टीले से टकराती तो वो। आपको ब्रेक ठीक करना आता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा आराम से चलिए। सुरेश जी, आराम से ही चला रहा हूं, लेकिन क्या करूं, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। ओह माय गॉड, आगे तो काली खाई है। सुरेश जी, हमें कूदना होगा। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं कूद सकता। नहीं कूदेंगे तो हम खाई में गिरकर मर जाएंगे। मैं नहीं कूद सकता। नहीं। बच गए, हम बच गए, हम बच गए। आपको ब्रेक ठीक करना आता है? क्या हुआ सर, ब्रेक फेल के नाटक ने कुछ काम किया? आप बहुत सवाल करने लगी हैं कामिनी जी, काम किया कीजिए। सर, बाथरूम में साबुन नहीं है, मेरे ड्रॉअर से लिक्विड सोप ले जाइए। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? गाड़ी का ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है मेहुल जी। मैकेनिक को फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रहा। आप हटिए, ब्रेक मैं ठीक कर देता हूँ, मुझे इसकी नॉलेज है। अरे आप इतने बड़े बिजनेसमैन और ये काम। ऑटोमोबाइल में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ इंस्पेक्टर। अगर पापा मुझे अपने काम में नहीं लगाते तो आज मेरा खुद का कार सर्विस सेंटर होता। एनीवेज, गाड़ी ठीक करूँ प्लीज, बस 5 मिनट। लीजिए सर, ब्रेक ठीक कर दिया मैंने। थैंक यू। आपको तो सच में गाड़ी के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए आपने अपने पिताजी की गाड़ी, जो कि 2 दिन पहले ही सर्विस होकर आई थी, उसके ब्रेक्स इतनी सफाई से फेल कर दिए। आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर मेहुल। आप हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं।
आई नो तुमने ही अपने पिता का कत्ल किया है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने सुखी रहोगे। आपको पता है कि पापा ने मुझे ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर क्यों नहीं खोलने दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने दोनों बड़े भाइयों में सबसे ज्यादा काबिल हूँ और उनका बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं वही कर रहा था, लेकिन दोनों बड़े भाइयों के जिद भरे डिसीजन से बिजनेस को चौपट कर रहे थे। इस बात को लेकर पिताजी का रतन भैया और सुरेश भैया से बहुत झगड़ा हुआ था। आप उनसे पूछिए ना, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। जितना प्यार वो मुझसे करते थे उतना ही मैं भी उनसे करता था। कामिनी जी, रतन और सुरेश को जल्दी बुलाइए, नहीं आए तो उठा कर ले आइए, लेकिन वो मुझे अभी पुलिस स्टेशन में चाहिए। मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी राक्षस औलाद है जिसने अपने ही पिता का खून किया है। जी सर, जी। आप भाइयों को क्यों बुला रहे हैं? उनके और पिताजी के बीच हुए झगड़े का राज खोलने के लिए। दादाजी, क्यों चले गए आप? आपकी बहुत याद आ रही है दादाजी। बेबी, दादाजी के खून में किसे पकड़ा गया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगी। अरे आप कब आई? कुछ पता चला? दादाजी की कार ब्रेक लाइन किसने कट की? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। वैसे आपके पापा और बड़े चाचा सुरेश जी कहाँ हैं? उनका फोन नहीं लग रहा है। वो दोनों तो कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। ठीक है, आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। सर, रतन और सुरेश दोनों बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर गए हैं, लेकिन मुझे वहाँ एक चीज अजीब लगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो दीक्षा किसी से हंस कर बात कर रही थी। है तो वो बच्ची ही, लेकिन मेरे सिक्स सेंस ने उस पर शक कर डाला। ये रही उसकी सीडीआर रिपोर्ट। एक कार और गेम ब्लॉगर है विक्की, उससे उसकी रोजाना बात होती है। शायद जब मैं वहाँ पहुँची थी तब भी वो उसी से बात कर रही थी। और एक्सीडेंट वाले दिन विक्की की मोबाइल की लोकेशन दयानंद के घर के आसपास की ही है। अगर ऐसा है तो हो सकता है दीक्षा हमसे माइंड गेम खेल रही है। ऐसा करो, रतन और सुरेश के आते ही दोनों को भी उठा लो। अब रोने से क्या फायदा? ये तो जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। बताओ, क्यों मारा दयानंद जी को? मैं और विक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी को ये बात पता चल गई थी। उन्होंने हमें दूर रहने की वार्निंग भी दी थी, जिसके कारण हम उनसे गुस्सा थे। उनकी वजह से ना तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे थे और ना ही मिल पा रहे थे। इस बात से चिढ़कर हम दोनों ने एक प्लान बनाया। उस दिन मैंने विक्की की डायरेक्शन में दादाजी की कार की ब्रेक लाइन और घर के फोन के वायर कट कर दिए। फिर प्लान के अनुसार जैसे ही दादाजी आए, विक्की, जो कि उस वक्त मेरे कमरे में ही था, वो वहाँ से निकला और दादाजी को देखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करके वहाँ से भाग गया। दादाजी कार लेकर उसके पीछे भागे, जिसके बाद वही हुआ जैसा सोचा था। एक्सीडेंट में दादाजी मर गए। मर नहीं गए, बल्कि मार दिया तुम दोनों ने। इंस्पेक्टर साहब, लगता है हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो मेरी बेटी ने ऐसा कुकर्म किया। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, ले जाइए। रतन जी, हर चीज माँ बाप नहीं दे सकते। कुछ फैसले बच्चों के हाथ में भी होते हैं। आपकी बेटी गलत ट्रैक पर अपनी चॉइस से गई है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ अपने काम से शहर से बाहर जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रास्ते के साइड में थोड़ी दूर पर एक बड़ा घर है जिसमें आग लगी है और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां गए। उन्होंने देखा कि पूरा घर आग की लपेट में आया है। घर का वॉचमैन बताता है कि घर के अंदर घर के मालिक राहुल हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी बिना वक्त गवाए आग में कूद जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक इंसान वहाँ पर है। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उसके पास गए और उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्हें पता चला कि वो राहुल है और उसकी मौत हो गई है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने राहुल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी तहकीकात जारी रखी। तुम तो यहाँ के वॉचमैन हो ना, बताओ कैसे लगी घर में आग? मैं नहीं जानता साहब। वॉचमैन होकर तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मालिक के घर में आग कैसे लगी? नहीं साहब, मैं सच में नहीं जानता ये आग कैसे लगी। मैं तो खाना खाने बाहर गया था, वापस आया तो आग लग गई थी।
अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी चौंक गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राहुल की मौत जलने की वजह से नहीं बल्कि पानी में डूबकर हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी उलझन में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है सर? हमने खुद राहुल को आग से बाहर निकाला था, तो वो वहाँ पानी में डूब के कैसे मरा? उसके फेफड़ों में पानी कैसे मिला? सिर्फ पानी नहीं कामिनी, लो क्लोरीन वाला पानी। मतलब सर? मतलब ये कामिनी की राहुल के फेफड़ों में जो पानी मिला है उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने हवलदार लालू पटेल को कम क्लोरीन वाले पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है ये पता करने को कहा। थोड़ी देर बाद लालू पटेल इंस्पेक्टर राठौड़ के पास आया। सर, आपने जैसा बताया था हमने जानकारी निकाली है। कम क्लोरीन वाला पानी ज्यादातर वाटर पार्क या स्विमिंग पूल में यूज होता है। वाटर पार्क और स्विमिंग पूल? सर, लेकिन राहुल के घर में या घर के आसपास कोई भी स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नहीं है। यही तो मिस्ट्री है कामिनी, कि आखिर पानी में मौत हुई तो हुई कैसे? सर जी, राहुल तो स्पोर्ट क्लब का मेंबर था ना, शायद वहाँ से कोई सबूत मिले। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल राहुल के स्पोर्ट्स क्लब गए। वहाँ उन्होंने क्लब के रिसेप्शनिस्ट से बात की। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कुछ दिन पहले अंकित सर और राहुल सर के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किस बात पर झगड़ा हुआ था? सर, 2 हफ्ते बाद एक नेशनल टूर्नामेंट होने वाली थी। अंकित सर चाहते थे कि वो उस टूर्नामेंट की टीम को लीड करे, लेकिन कमेटी ने राहुल सर को चुना था। बस इसी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ था। तभी लालू पटेल को क्लब के स्विमिंग पूल के पास एक छोटा सा खून का धब्बा मिला। उसने कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। इंस्पेक्टर राठौड़ ने लालू पटेल को खून और क्लब के स्विमिंग पूल के पानी का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी अंकित के घर पहुंचे। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन आप यहाँ, बात क्या है सर? आपके दोस्त मिस्टर राहुल की डेथ हो गई है, आपको तो पता ही होगा। जी सर, मुझे पता चला इस बारे में। बहुत बुरा हुआ सर, राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। इसलिए अपने अच्छे दोस्त को इतनी दर्दनाक मौत दे दी, उसका घर जला दिया और राहुल को भी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों राहुल को मारूंगा? क्यों? क्योंकि टीम की लीडरशिप तुम्हें चाहिए थी, लेकिन सिलेक्शन हुआ था राहुल का, और इस बात पर तुम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। हमारा झगड़ा जरूर हुआ था सर, लेकिन सिर्फ जुबानी लड़ाई हुई थी। हम दोनों में कोई हाथापाई नहीं हुई थी। तो राहुल की मौत कैसे हुई? मुझे क्या पता सर। हम दोनों के झगड़े के बाद राहुल ठीक ठाक क्लब से बाहर चला गया था। वो तो पता चल ही जाएगा कि क्लब में खून हुआ है या नहीं। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी वहां से चले गए। अगले दिन लालू पटेल लैब की रिपोर्ट लेकर इंस्पेक्टर राठौड़ के पास पहुंचे। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ फिर से चौंक गए। क्या हुआ सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? कामिनी, ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है। राहुल की मौत क्लब के स्विमिंग पूल के पानी में नहीं हुई है। उसके फेफड़ों में मिला पानी और स्विमिंग पूल का पानी अलग अलग है। ऊपर से स्विमिंग पूल के पास मिला खून भी राहुल का नहीं है। अगर स्विमिंग पूल में भी राहुल की मौत नहीं हुई तो फिर कहाँ हुई है? इंस्पेक्टर राठौड़ ने क्लब में जाकर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसमें साफ दिख रहा था कि अंकित और राहुल में कोई हाथापाई नहीं हुई है, और राहुल क्लब के बाहर भी गया था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी फिर से स्पोर्ट्स क्लब गए। वहाँ उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स गर्ल से बात की जो नेशनल लेवल पर खेलने वाले थे। हम आप सबसे आपके लीडर राहुल सर के बारे में आपसे पूछताछ करने आए हैं। हमें बताएं कि राहुल सर का बिहेवियर कैसा था सबके साथ। राहुल सर तो बहुत अच्छे थे सर, सबके साथ अच्छे से रहते थे और अपने काम को लेकर बहुत लॉयल भी थे, बहुत मेहनती थे। तुम कौन? सर, मैं राहुल सर की टीम में प्लेयर थी। पता नहीं इतने अच्छे इंसान को किसी ने जलाकर क्यों मार डाला।
बाकी सब लड़कियों ने भी राहुल के बारे में यही कहा। इंस्पेक्टर राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर राहुल को मारा किसने और क्यों। कामिनी, एक बात तो कंफर्म है कि राहुल का खून क्लब के ही किसी मेंबर ने किया है, लेकिन किसने? सर, मुझे लगता है हमें क्लब के सारे मेंबर्स की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। शायद पास्ट में कुछ छुपा हो। राइट कामिनी। लेकिन सर, हम ये सब पता कैसे लगाएंगे? क्लब में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी क्लब पहुंचे और क्लब मेंबर्स के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक सीनियर सिटीजन मेंबर मिस्टर नंद कुमार की फाइल मिली, जिन्होंने हाल ही में क्लब मेंबरशिप क्लोज किया था। राठौर ने रिसेप्शन पर जाकर नंद कुमार जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। वहां उन्हें पता चला कि नंद कुमार जी इस क्लब के बहुत पुराने मेंबर थे और वो आज भी क्लब के प्लेयर्स और सारे कमेटी मेंबर्स के कांटेक्ट में हैं। लेकिन कुछ दिन पहले राहुल सर कॉल पर नंद कुमार जी से झगड़ा कर रहे थे। नंद कुमार जी, आपके दिन गए। आप जब स्पोर्ट क्लब चला रहे थे तो बात अलग थी, कंपटीशन कम थे। आज कितने कंपटीशन बढ़ गए हैं। आपने अपने हिसाब से क्लब चलाया, अब हमें अपने हिसाब से चलाने दीजिए। हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इंस्पेक्टर राठौर ने क्लब से उनका एड्रेस निकाला और उनसे बात करने पहुंचे। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, आना पड़ा। राहुल के बारे में तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, पता चला। बहुत अच्छा लड़का था राहुल। अच्छा था तो आपका उससे झगड़ा क्यों हुआ था? जी, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था राहुल के साथ। अच्छा, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। हमें सब पता है आपका फोन पर झगड़ा हुआ था। छुपाने से सच नहीं छुपता। जी, मैं सच कह रहा हूँ, हमारा फोन पर झगड़ा हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि मैं राहुल का खून कर दूं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता। किसी का खून क्या करूंगा। इंस्पेक्टर राठौर वहां से चले गए और अगले ही दिन वो नंद कुमार जी के पास पहुंचे और उन्हें अरेस्ट कर लिया। सर, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया? तभी सामने उन्होंने प्रीति को देखा। प्रीति को देखकर नंद कुमार जी समझ गए कि पुलिस को सब सच पता चल गया है। हाँ, ये सच है कि राहुल सर को मैंने ही मारा है और ये बात नंद कुमार सर भी जानते थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राहुल लीडर के नाम पर एक धब्बा था। प्रीति ने बताया कि राहुल दूर से आई हुई गरीब घर की लड़कियों का फायदा उठाता था। जो लड़कियां क्लब की फीस नहीं भर पाती थी, वो उनसे अपने घर के सारे काम करवाता था। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, जैसे कि हम प्लेयर्स की कोई इज्जत ही ना हो। और ये बात जब नंद कुमार जी को पता चली तो उन्होंने इन सब का विरोध किया। जी हाँ, फोन पर मेरी बहस इसी बात पर हुई थी कि मैं राहुल को समझा रहा था कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। गुस्से में एक दिन जब मैं उसके घर गई और उसका सच सामने लाने की धमकी दी तो वो नशे में था। उसने मुझे मारने की कोशिश की। हम दोनों में हाथापाई भी हुई और मैंने उसका सिर पकड़कर फिश टैंक में डुबोया, जिससे उसकी मौत हो गई। किसी को मुझ पर शक न हो, इसीलिए मैंने घर में आग लगा दी। लेकिन सर, आपको प्रीति पर शक कैसे हुआ? कामिनी, मैंने नंद कुमार और बाकी सभी के नंबर्स को ट्रैक किया था और उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक कल शाम को प्रीति ने नंद कुमार जी को कॉल किया था। तुम घबराओ मत प्रीति, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि राहुल को तुमने मारा है। तो बस मिल गया खूनी और सबूत। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।